नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पीसीएस प्री या पीसीएस से इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम हैं जैसे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तो आप उससे नोटिफाई हो जाएंगे। दोस्तों, अब पीसीएस में या रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में जो भी जीएस आती है वो मेनली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स आती है। तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, जो फाइनेंशियल या जो इकोनॉमिकल टर्म हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। तो करंट अफेयर इकोनॉमी की जब भी समझ में आती है जब आप उसके फाइनेंशियल टर्म को समझते होंगे। जैसे मैंने बोला, जैसे मान लें आप व्यापार घाटा, तो व्यापार घाटा आप जब उसके मीनिंग को समझते होंगे तो आपका करंट का जो डेटा होगा उसे आप लर्न करने में आपको सुविधा होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट हमारे पीसीएस प्री में या आरओ में आते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, उन सभी के लेक्चर मैं इस पर अपलोड करूंगा वीडियो, तो आपके लिए वो लेक्चर बहुत ही यूजफुल होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे इकोनॉमी के कुछ टर्म्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का बजट। दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। इसमें यह उल्लेख है कि सरकारें बजट बनाएंगी। हमारे देश में मेनली ये दो स्तर की सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बजट बनाती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है कि किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है, मेंशन है, तो आर्टिकल 112 में। दोस्तों, इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से इसमें इकोनॉमिकल टर्म आते हैं। तो बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी वित्तीय वर्ष, जैसे मान लें अब आगामी वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2021 से 22 मार्च 2022, आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है हमारी वो आएगी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से लेके 22 मार्च 2022 तक। तो दोस्तों, जब कोई सरकार, ये गवर्नमेंट का बजट है, जब कोई सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, आर्थिक नियोजन करती है। जैसे अभी क्या है, ये होता है एक्चुअली अभी जो 2017 से हम लोग 1 फरवरी को हमारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो क्या करती हैं, आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग करती हैं। आगामी फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना। क्या एस्टिमेट करना? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, आगामी फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, देश जो होता है उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। देश विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग के नहीं चलेगा। हमारे देश में आगामी फाइनेंशियल ईयर में कितनी रिसीट होंगी, मतलब कितनी इनकम होगी और कितने खर्चे होंगे, ये हमको पहले ही डिसाइड करने होते हैं। सरकार पहले ही इसका प्लानिंग करती है कि जो आगे जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल, इसके 2 महीने पहले ही 1 फरवरी, ये शुरू होगा 1 अप्रैल, फरवरी, मार्च, 2 महीने पहले ही हमारे देश में देखा हुआ 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया संसद में। तो ये 1 फरवरी 2021 को हुआ है। अब ये किसके लिए है? 1 अप्रैल 2021 से 22 मार्च 2022 तक, मतलब आगे जो फाइनेंशियल ईयर आएगी उसका हम 2 महीने पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे देश के अंदर एस्टिमेट लगा लेंगे, पहले एस्टिमेट कर लेंगे कितना रिसीप्ट आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितने हमारे अगली फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश के भीतर कितनी तो हमारी आय होगी, कितने खर्चे होंगे। इसको बोलते हैं बजट। एक सेंटेंस में अगर इसको समझें तो ऐसे समझें, जब कोई सरकार
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खर्चे और आय का आकलन करती है, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट का बजट। ठीक है दोस्तों, तो इसको मतलब 2 महीने पहले ही प्लानिंग करके संसद में या राज्य के विधानमंडल में पेश किया जाता है कि आगामी सालों में हमारे पास इतनी आय होगी और इतने हमारे खर्चे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना अगली फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बजट में आपका 2 चीजें आएंगी, एक तो होंगी प्राप्तियां और एक होंगी खर्चे, एक्सपेंडिचर, खर्चे। बजट में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो आपकी प्राप्तियां, मतलब कहां कहां से आप अब पैसा आएगा हमारे देश की सरकार के पास, और कहां कहां खर्च करेगी सरकार। तो दोस्तों जो प्राप्तियां होती हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। इनको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, इनको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। दोस्तों इस लेक्चर में हम केवल इतना पढ़ेंगे रिसीट, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। फिर से बता दूं दोस्तों, अगली फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की कितनी इनकम होगी, कितनी प्राप्तियां होंगी, और अगली फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारे देश का खर्चा होगा, इसका एस्टीमेट करना बजट का काम है। बजट में और कुछ नहीं होता है, अगली वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष में कितने खर्चे होंगे, कितनी हमारे पास इनकम आएगी। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे रिसीट, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आपका यहाँ से कि इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं या इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों कोई भी घर होता है या कोई भी परिवार होता है, तो वहां उसकी आय, उस घर या परिवार की आय होती है, वो कहां कहां से हो सकती है। एक तो उसकी इनकम, जैसे वो जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या कुछ और करते हैं, एक तो इनकम से आय होती है, और दूसरा क्या से होती है आय, पैसा कहां से आ सकता है आपका, एक तो बोरोइंग, आप कर्जा ले लें कहीं से, वहां से आपके, जैसे अब यहां हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो सरकार जैसे केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार कहां से खर्चे पैसे आ सकते हैं, कहां से कर्जा ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से ले सकती है पैसा, और कहां से ले सकती है दोस्तों, आईएमएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट। दोस्तों किसी भी घर परिवार में अगर उसको आप समतुल्य मान लें सरकार के, तो सरकार की जो प्राप्तियां हैं हम उनको पढ़ रहे हैं कि सरकार के पास पैसा कहां कहां से आएगा। तो एक तो आता है कि सरकार कहीं से पैसा उधार ले सकती है, ठीक है, बोरोइंग्स, और दूसरा होता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं हिंदी में। विनिवेश। फिर से एक बार बताएं दोस्तों, जो सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब ये होता है सरकार की ऐसी आय जो सरकार को या तो वापस करनी है या बेच के कुछ मिली हुई है। जैसे अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे घर में जो आय हो सकती है वो हो सकता है मैं कोई प्लॉट बेच दूं, या अपना खेत बेच दूं, या कोई सामान बेच दूं, ऐसा हो सकता है कोई जानवर बेच दूं अपना। तो पैसा आपके परिवार में कहां से आ सकता है, कुछ बेच के। तो सरकार के पास भी, सरकार की जो कंपनी है, ओएनजीसी, जो भी मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां हैं सरकार की, उनको सरकार बेच के
विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करके जो वर्तमान सरकार कर रही है, उससे सरकार के पास जो आगामी फाइनेंशियल ईयर में पैसा आएगा उसका एस्टीमेट लगाएगी सरकार आगामी फाइनेंशियल ईयर में जो भी कर्जा लेगी उसका एस्टीमेट लगाएगी। इन दोनों को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार या तो कुछ बेच के ले रही है या सरकार कर्जा ले रही है, तो सरकार का इतना जो पैसा है उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। और सरकार जितना पैसा टैक्स से ले रही है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, या फिर लाइसेंस फीस। हम लोग क्या करते हैं, लाइसेंस लेते हैं बंदूक रखने का, और बहुत सारे जैसे हम इंडस्ट्री वगैरह खोलते हैं उसके लिए भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो जो लाइसेंस फीस होती है दोस्तों, राजस्व आय ऐसी आय होती है जो सरकार की प्योर आय है, बिना कुछ बेचे बिना कुछ कर्जे के। जैसे सरकार आपसे टैक्स लेती है तो सरकार आपको वापस नहीं करेगी, ये कर्जा नहीं है, सरकार ने कुछ बेचा भी नहीं। अगर बेचने से या कर्जे से आय होती है तो पूंजीगत आय। इसके अलावा जितनी भी आय है सरकार की, वो सरकार को न तो बेच के मिल रही है न वापस करनी है। जैसे टैक्स, लाइसेंस फी, फाइन एंड पेनल्टीज। जो भी आप विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं उस पर जो पेनल्टी लगती है वो सरकार ले लेती है, आपको वापस नहीं करती, क्योंकि वो आपसे कर्जा नहीं लिया है, सरकार ने आपको कुछ बेचा नहीं है। लाइसेंस फी, फाइन्स, रजिस्ट्रेशन फीस। आप जो भी एग्जाम वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देते हैं वो सरकार आपको वापस नहीं करती है, तो रजिस्ट्रेशन फीस। और अगला रख लें आप प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड होता है, सरकार की जितनी कंपनियां हैं वहां से जो प्रॉफिट मिलता है, उनको लाभांश जो मिलता है, वो सरकार का ऐसा पैसा है जो सरकार ने कुछ बेचा भी नहीं और सरकार ने उधार भी नहीं लिया। प्रॉफिट, इंटरेस्ट। सरकार जो भी पैसा किसी प्राइवेट इंटरप्राइज को देती है या सरकार किसी को भी अगर अपना पैसा देती है तो उसको मतलब सरकार ने जो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, और होता है एसिड्स। एसिड्स होता है, उसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है और अपना कोई उसके पास मतलब वालिद नहीं है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास उसकी संपत्ति ट्रांसफर हो जाए, तो वो सरकार अपने अंडर में उसको ले लेती है, उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो दोस्तों ऐसा पैसा जो सरकार को उधारी से मिलेगा या बेच के मिलेगा, मतलब जैसे अभी आप 2021 का बजट देखेंगे तो इसकी प्राप्तियां सरकार की हैं 34,83,000 करोड़। इतने पैसे सरकार लेगी। अगली फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितना पैसा कमाएगी? 34,83,000 करोड़। उसमें से कुछ पैसा तो यहां से कमाएगी टैक्स के थ्रू, लाइसेंस फीस, फाइनेंस पेनल्टी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंटरेस्ट। ये पैसा सरकार की प्योर इनकम है, क्योंकि यहां जो इनकम होगी उधार लेके वो वापस करना होगा सरकार को। बेचेगी तो उसके अपना असेट, पूंजी कम हो रही है सरकार की, जो सरकार की संपत्ति है वो कम होगी। ये दोनों प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और ये ऐसी आय है जो न तो वापस करनी है न कुछ बेच के मिला है हमको, ये प्योर आय है। जो भी अच्छी सरकारें होती हैं उनकी ये आय अच्छी होती है, ये आय उतनी सही नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं? अब ये ऑप्शन में होंगे तो आप उनमें से बोरोइंग्स होगा या इनमें से कोई ऑप्शन में होगा। उधार लेने का मतलब या तो आरबीआई से सरकार उधार लेती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लेती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब सरकार मार्केट से पैसा लेने के लिए अपने डिवेंचर या सिक्योरिटी मार्केट में लाती है, तो सरकार आपको सिक्योरिटी देगी, आप उसके बदले में पैसे देंगे, तो सरकार बाद में आपको वापस करती है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं उधारी। या फिर फॉरेन गवर्नमेंट विदेशी सरकारों से ले, तो सरकार या तो कोई उधार ले या फिर कुछ बेच के पैसा ले, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। इसके अलावा जो भी प्राप्तियां होती हैं उनको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट में आते हैं टैक्स, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टी, रजिस्ट्रेशन फीस,
इंटरेस्ट जो भी ब्याज मिलती है पैसे पे, एसेट्स और प्रॉफिट एंड डिविडेंड। दोस्तों इसमें से सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति है और उनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। अगर आपको एग्जांपल पता होंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें, एक फैमिली में इनकम जो होती है, प्योर इनकम अगर आपकी है, बिजनेस से हो रही है, आपकी जॉब है, तो वो तो हो गई आपकी रेवेन्यू रिसीट। ऐसे सरकार की, जैसे टैक्स वगैरह सरकार को वापस नहीं करने, कर्जा नहीं है सरकार ने, न कुछ बेचा है। अगर कुछ कर्जा ले तो वो हो गई पूंजीगत, कुछ बेच के पैसा आए तो उसे बोलते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मतलब बेचने से पैसा आए या फिर उधारी से, इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।